पेनक्रियाज पढ़ा था आई थिंक, है ना? पेनक्रियाज के अंदर हम लोगों ने अलग अलग सेक्रेशंस पढ़े थे। तो गोनाइड्स में हमें दो मेन पार्ट्स के बारे में स्टडी करना है। मेल के अंदर हमें पढ़ना है टेस्टिस, और फीमेल के अंदर हमें बात करनी होगी ओवरी की। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल, हल्का सा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टेस्टिस के स्ट्रक्चर की, तो इस टेस्टिस को अगर हम लोग ट्रांसफर सेक्शन कर लें, तो टेस्टिस के अंदर ना बेटा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं इस तरीके से। देयर आर सम कंपार्टमेंट्स विच आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, and these testicular lobules contain some tubules that are known as seminiferous tubule। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन था, और इसमें ये जो मैंने बनाया, इसे मैंने कह दिया कि ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ऐसे टेस्टिकुलर लोब्यूल लगभग 250 होते हैं। ये 250 कंपार्टमेंट हो सकते हैं इन ईच टेस्टिस, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में आपको 1 से 3 इस तरीके से कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिलेंगी अंदर की तरफ। यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है बेटा, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ठीक है? तो दीज आर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब होता क्या है कि अगर हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को इंटरनली देखेंगे, इस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है, तो यहाँ पे हमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के विद इन 2 टाइप ऑफ सेल्स हमें देखने के लिए मिलती है। एक सेल जो होती है वो स्पर्म को बनाने वाली सेल है, जिसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और दूसरी सेल जो होती है वो उस इमेच्योर स्पर्म को जो बना था उसको नरिशमेंट देने का काम करती है, उसे हम सर्टोली सेल्स कहते हैं या सस्टेंटिकुलर सेल्स नाम देते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेल है इसे मैं कह रहा हूँ ये स्पर्मेटोगोनिया है, और ये वाली जो सेल है इसे मैं कह रहा हूँ ये सर्टोली सेल है, या दूसरा नाम इसी का सस्टेंटिकुलर सेल भी होता है। इसमें से ये जो स्पर्मेटोगोनिया थी ना, ये मेल जर्म सेल होती है। ये बेसिकली मियोटिक डिवीजन करती है, और मियोसिस करने के बाद में स्पर्मेटिड्स को बनाती है। ये स्पर्मेटिड्स इमेच्योर फॉर्म होते हैं स्पर्म के, और ये स्पर्मेटिड्स जाते हैं इस सस्टेंटिकुलर सेल के पास में, और इन सस्टेंटिकुलर या सर्टोली सेल का दूसरा नाम होता है नर्स सेल। नर्स सेल, तो ये जो नर्स होती हैं तो इनका काम है क्या करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है? किसको? डेवलपिंग स्पर्म को, ठीक है? तो यहाँ पे ये प्रोवाइड करेंगी नरिशमेंट टू द स्पर्म या टू मेल जर्म्स सेल्स। ओए गुनगुनाओ मत। अब ये तो बात समझ में आ गई, ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ये जो दोनों सेल्स थी ना, किसके अंदर प्रेजेंट थी? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर थी, स्पर्मेटोगोनिया भी और सर्टोली सेल भी। अब इनके बीच में आप अगर देखो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में कुछ इंटरसेलुलर स्पेस बचा हुआ है, ये खाली जगह बची है ये। तो दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो खाली जगह बची होती है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में एक सेल प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होंगी इंटरस्टिशियल स्पेस, स्टिशियल होगा बेटा, इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसमें होंगी इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग, ICL कहते हैं इन्हें।
तो होता क्या है, जो टेस्टोस्टेरोन है वो इन्हीं लेडिक सेल के ऊपर एक्ट करता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? टेस्टोस्टेरोन कह रहा हूँ, LH इन्हीं लेडिक सेल के ऊपर एक्ट करता है और यहाँ से टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कराता है। मैं उल्टा बोल दिया था। LH जो हार्मोन था, इट विल एक्ट ऑन दीज लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक एंड सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। तो इनका काम होता है क्या करना, सिक्रीट करना टेस्टोस्टेरोन को। और टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, ये मेल सेक्स हार्मोन है, तो ये बहुत सारे काम करेगा। ये क्या करेगा, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाने का काम करेगा। तो यहाँ पे इसका काम है क्या करना, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे कि बियर्ड एंड ग्रोथ करवाएगा, बॉडी हेयर ग्रोथ होगी, एग्रेसिवनेस, उसके अलावा सेक्सुअल ड्राइव या सेक्सुअल बिहेवियर, दैट इज नोन एज लिबिडो, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। लो पिच वॉइस, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा मस्कुलाइन डेवलपमेंट करवाएगा, ज़्यादा मस्कुलर ग्रोथ मेल के अंदर हो पाएगी। ये सारे काम टेस्टोस्टेरोन करवाएगा। और तो और यही टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्रोथ ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एंड एसोसिएटेड पार्ट्स, उन सबको ये क्या करेगा, ग्रोथ या डेवलपमेंट उनके अंदर कराने का काम होगा। तो ये तो रही बात टेस्टोस्टेरोन की, जो हमें गोनेट्स के अंदर पढ़ना था। ठीक है, तो बाकी इसमें जो एक आध पॉइंट बचा हुआ है वो मैं डिक्टेट कर दूंगा। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है हमारा ओवरी वाला, तो ओवरी से हम शुरू करते हैं। अच्छा, याद एक और रखना चाहो तो एक चीज और इसमें याद रख सकते हो, कैसे कि जो हाइपोथैलेमस था वो भेज देता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी भेज रहा है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एक्ट करेगा लेडिग्स सेल के ऊपर और वहां से ये रिलीज करेगा टेस्टोस्टेरोन, या जिन्हें हम एंड्रोजन कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा काम ये जो FSH है, इट विल एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स, और यहाँ पे ये क्या करेगा, ये फैक्टर्स को रिलीज करवाएगा कुछ फैक्टर्स को जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे स्पर्मियोजेनेसिस के लिए। स्पर्मियोजेनेसिस के लिए अब क्या होगा, ये कैसे होता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, तो देखिए स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अगर हम बात करें स्पर्म के बनने के प्रोसेस को, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है उसे। स्पर्मेटोजेनेसिस का एक पार्ट होता है स्पर्मियोजेनेसिस। बेसिकली होगा क्या कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होता है ना, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो हमारा स्पर्मेटेड बनता है। स्पर्मेटेड इमेच्योर फॉर्म है स्पर्म की, ये इमेच्योर फॉर्म होती है स्पर्म की। और इस स्पर्मेटेड को क्या करना होता है, बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं इसके अंदर। वो 12th में बताऊंगा कि स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनल, बहुत सारी चीजें हैं जो एक मैच्योर स्पर्म से स्पर्मेटेड की बिल्कुल अलग होती है। वो सब क्लास 12th में बताया जाएगा। बस फिलहाल ये याद रखिएगा कि ये जो स्पर्मेटेड है
इसको जब मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, ये बिल्कुल मैच्योर फॉर्म है इसकी, इसके अंदर जो कन्वर्ट किया जाएगा तो उस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है। और उस स्पर्मियोजेनेसिस को सर्टोली सेल्स करवा रही है, ठीक है जी। मेरी बात सभी को समझ में आएगी, दोनों ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। स्पर्मियोजेनेसिस वहां टर्म लिखा था, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब मैंने बता दिया कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होगा तो जो बनता है वो स्पर्मेटिड बनता है। स्पर्मेटिड एक इमैच्योर फॉर्म होती है और उसको मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और उस स्पर्मियोजेनेसिस को कौन करा रहा है? सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल के ऊपर आके कनेक्ट कर रहा है FSH। क्लियर है सभी को? पक्का? चलिए, अब यहां तक की बात तो हो गई। अब बात कर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने मेल के गोनेट्स को पढ़ा, इसी तरीके से फीमेल गोनेट की बात कर लेते हैं, दैट इज ओवरी। देखिए, ओवरीज जो प्रेजेंट होती हैं, अच्छा, मेल टेस्टिस जो प्रेजेंट होंगे, अगर इनकी लोकेशन की बात करी जाए तो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड स्क्रोटम। और स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट है? ताकि बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा लो टेम्परेचर इन्हें मिल पाए, ताकि क्या हो, स्पर्मेटोजेनेसिस इजीली हो पाए, इसलिए स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट थे। तो इनकी अगर लोकेशन की बात करी जाए कि कहाँ पे मौजूद हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं इन स्क्रोटल सैक और स्क्रोटम। और ये स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम किस लिए होता है? ये प्रोवाइड करता है लो टेम्परेचर देन बॉडी। कितना? -2 डिग्री टू 2.5 डिग्री सेल्सियस। और ये जो लेस टेम्परेचर ये प्रोवाइड कर रहा है, ये चाहिए होता है फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस में ये लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। क्लियर है मेरी बात सभी को? पक्का क्लियर है? चलिए, अब जिस तरीके से हम लोगों ने टेस्टिस के डिटेल पढ़े, तो ओवरी तो स्क्रोटम में नहीं होंगी, ओवरी कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? बॉडी के अंदर, नो, लोअर एब्डोमिनल या पेल्विक रीजन में आप कह सकते हैं। तो ओवरी जुड़ी हुई होती हैं यूट्रस की वॉल से। मतलब कहने का ये है कि सपोज करो यहाँ पे ये जो पार्ट है कुछ ऐसे होता है, ये एक हाफ बनाया, ऐसा अदर हाफ इधर भी होगा, ठीक है। तो ये यूट्रस वाला पार्ट है, ये पूरा फेलोपियन ट्यूब वाला पार्ट है, और ये ओवरी वाला पार्ट है इसके अंदर। क्लियर है मेरी बात? तो ये ओवरी यूट्रस की वॉल से जुड़ी हुई है एक कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे हम लोग मीजोवेरियम कहते हैं। मीजोवेरियम, इससे जुड़ी होती है ओवरी, इससे यूट्रस की वॉल से। क्लियर है मेरी बात सभी को? अच्छा, ये क्यों ऐसा ऐसा क्यों है कि भाई ये इनकी पोजीशन इस तरीके से? तो देखो, यहाँ पे क्या होता है, जो यूट्रस है इसकी इनरमोस्ट लेयर जो होती है उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम, बीच वाली लेयर को मायोमेट्रियम कहते हैं और बाहर वाली लेयर को कहते हैं पेरीमेट्रियम। 3 लेयर होती हैं। तो ये जो मायोमेट्रियम होती है ना, ये स्मूथ मसल से बनी होती है। तो जो ऑक्सीटोसिन था ना, वो इस वाली लेयर पे एक्ट करता है, जो हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था। ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, तो वो इस बीच वाली लेयर पे एक्ट करता है, इस पे नहीं करता। हाँ, इसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। जो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन होगा, उस मेंस्ट्रुएशन में आपने देखा होगा या पढ़ा भी होगा कि ये जो इनर एंडोमेट्रियल लेयर है ना, यही ब्रेक डाउन होती है और यही मेंसेस को बनाती है फीमेल में। और इस लेयर का रेलेवेंस और भी है। प्रेगनेंसी के अंदर जो इम्प्लांटेशन होता है फीटस का मदर के साथ में, मतलब जो फीटस है वो मदर के साथ इम्प्लांट होगा, जुड़ेगा, तो जुड़ेगा ना, वो इसी जगह पे जुड़ता है। तो इसकी 2 इंपॉर्टेंस है। मतलब अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो मेंस्ट्रुएशन में मेंसेस की फॉर्मेशन ये एंडोमेट्रियम कराता है, और ये एंडोमेट्रियम फीमेल के अंदर तब तक प्रेजेंट होगा जब तक प्रोजेस्टेरॉन है। याद रखना आप, मैंने क्या बताया
कि देखो इसके डेवलपमेंट में दो हार्मोन है जो एंडोमेट्रियम को डेवलप कराते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन इसकी इनिशियल ग्रोथ कराता है और इसको हाईली वस्कुलर बनाने का काम है प्रोजेस्टेरोन का। तो जब तक किसी फीमेल की बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन की थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है तब तक ये एंडोमेट्रियम मेंटेन रहता है, और जहां प्रोजेस्टेरोन का ग्राफ या प्रोजेस्टेरोन का लेवल फीमेल की बॉडी में कम हुआ, उसके ब्लड में कम हुआ, ये एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है, टूट जाती है। क्लियर हो रही है मेरी बात सभी को? और दूसरा मैंने बताया कि ये जो यूट्रस है पूरी, इसे हाइस्टेरा, वोम, बहुत टर्म है इसको दिए गए, तो इसमें ये वाला जो यूट्रस जहाँ पे खत्म होगी और वजाइना जहाँ पे स्टार्ट होगा, वहां पे जो एक पार्ट होता है स्ट्रॉन्ग स्पिंचर मसल से बना होता है, उसे सर्विक्स कहते हैं, सर्विक्स, ठीक है, जो बिल्कुल नीचे वाला, और यहाँ पे ये वाला पार्ट वजाइना कहलाता है। और इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है वो है फंडस, बीच वाला पार्ट है बॉडी, और तीसरा पार्ट होता है सर्विक्स। ठीक है, यहां से लेके यहां तक पूरा फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब में ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं इस्थमस, बीच वाले पार्ट को कहते हैं एम्पुला, इस वाले को कहते हैं इनफंडिबुलम, इट इज नोन एज इनफंडिबुलम। ठीक है जी, और ये जो है इन्हें कहते हैं फिम्बरी, और यहाँ पे एक ओपनिंग होती है उसे कहा जाता है ऑस्टिया या ऑस्टियम। तो जब ओवुलेशन होता है तो उस ओवम को ट्रैप करके अंदर ले जाना इन फिम्बरी का काम है, और ये फेलोपियन ट्यूब में पहुंच पाएंगे ऑस्टिया के थ्रू। मेरी बात सभी को क्लियर है? पक्का क्लियर है? तो यहाँ पे जो फीमेल गैमेट है वो तो बनाया ओवरी ने, लेकिन उसको रिलीज किया गया है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इस जगह पे होता है, उसे कहते हैं हम लोग एम्पुलरी इस्थमिक रीजन या एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होगा और ये इधर घूमता हुआ आ जाता है यूट्रस में, और इम्प्लांटेशन इसका यहाँ पे होगा। जो अपनी मदर से इम्प्लांट होगा फीटस, वो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होगा। तो ये कुछ ऐसा सीक्वेंस था जो मैंने प्रिसाइजली बताया, बाकी से डिटेल में क्लास 12th के अंदर ही पढ़ा जाएगा कैसे कैसे सारी चीजें होती हैं। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर थी? एंडोमेट्रियम का क्या रोल है आपको पता चल गया। ये यूट्रस की सबसे बाहर वाली लेयर थी, मतलब इधर से देखेंगे तो इनर मोस्ट लाइनिंग है, इधर से देखेंगे तो सबसे आउटर मोस्ट है, ठीक है, बाकी इनर मोस्ट लाइनिंग होती है। तो यहाँ पे ओवरी की बात करी जाए तो ये 2 से 4 सेंटीमीटर की एक ऑर्गन है, जिसकी शेप की बात करी जाए तो ये अलमंड शेप होता है देखने में। और जिस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट्स को 2 हिस्सों में बांटा, कॉर्टेक्स, मेडुला, ऐसे ही ओवरी को भी 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिन्हें हम लोग कॉर्टेक्स और मेडुला कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरी का जो इनर पार्ट होगा वो क्या होगा? मेडुला। इनर पार्ट जो होगा वो मेडुला होता है, और जो आउटर पार्ट होता है एनाटॉमिकली, जो आउटर पार्ट होगा उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। जो भी कुछ सारा हमें पढ़ना है वो कॉर्टेक्स के अंदर पढ़ना है। मेडुला के अंदर क्या प्रेजेंट हो सकता है? तो इस मेडुला में डेंस ब्लड वेसल हो सकती हैं, डेंस ब्लड वेसल होंगी, इलास्टिक फाइबर होंगे, इलास्टिक फाइबर होंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू होंगी, स्मूथ मसल्स होती हैं। ये सब के सब पार्ट हमारे मेडुला में होते हैं। लेकिन जो भी कुछ हमें मेनली पढ़ना है वो कॉर्टेक्स वाले रीजन में पढ़ना है। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं आपके सामने ओवरी को बनाऊं तो ये ओवरी है, इस ओवरी में ये जो बीच वाला रीजन है ये हो गया मेडुला, बाहर वाला हो गया कॉर्टेक्स। तो इसमें कॉर्टेक्स में सारी गतिविधियां होंगी जो हमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो कॉर्टेक्स में क्या होगा? कॉर्टेक्स में होते हैं बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स। क्या होते हैं? फॉलिकल्स। अब मैंने आपको पहले कभी पढ़ाया था कि फॉलिकल्स 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं। जैसे मेल के अंदर गैमेट स्पर्म था, उसी तरीके से फीमेल के अंदर जो गैमेट होता है वो ओवा होता है। ओवा की जो इनिशियल फॉर्म होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? oocyte। और oocyte को भी हम लोग 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte किस तरीके से कैटेगराइज की गई थी? उनके मियोटिक डिवीजन के बेसिस पे। कैसे? तो देखिए,
मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि भाई जैसे अगर स्पर्म बनता है तो स्पर्म बनने के प्रोसेस को हमने क्या कहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस कह दिया स्पर्मेटोजेनेसिस कह दिया। और फीमेल के अंदर जो ओवम बनता है या ओवा बनता है उसके बनने के प्रोसेस को हमने oogenesis कह दिया। तो स्पर्मेटोजेनेसिस वाला जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पे। ये स्टार्ट होगा कब? प्यूबर्टी पे। और ओवा बनने का प्रोसेस जो है ये स्टार्ट होता है बेटा कब? बिफोर बर्थ। कब? बिफोर बर्थ। तो यहाँ पे ये जो काम है ओवरी के अंदर, उसे जैसे मेल के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी वहां पे कौन सी जर्म सेल थी? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ने मियोसिस किया था, स्पर्म की फॉर्मेशन करवाई थी। इसी तरीके से फीमेल जर्म सेल भी होनी चाहिए जिन्हें हम लोग ओगोनिया कहेंगे। और वो ओगोनिया कहाँ पे प्रेजेंट होगी? फीमेल की ओवरी के अंदर। होंगे या नहीं होंगी? तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ओगोनिया है, जो फीमेल जर्म सेल है, वो ओगोनिया मियोसिस स्टार्ट करेंगी। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, जब मियोसिस 1 होगा तो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 पे एक स्टेज आती है जिसे डिप्लोटीन स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लोटीन स्टेज, है ना। वो डिप्लोटीन स्टेज पे सेल साइकिल अरेस्ट हो जाती है, जिसे फर्स्ट अरेस्ट नाम दिया था, मैंने कहा था। तो और फर्स्ट अरेस्ट वाली स्टेज पे जो oocyte रहता है उसे हम प्राइमरी oocyte नाम देते हैं, उसे हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। और ये जो प्राइमरी oocyte है इसको हम लोग 1 डिग्री से डिपेंड करते हैं। अब जैसे बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा ना, तो प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, ऐसे पढ़ा जाता है। तो प्राइमरी के लिए हमेशा 1 नॉट का ये साइन याद रखना, सेकेंडरी के लिए 2 ऊपर डिग्री या नॉट का साइन याद रखना। तो अगर मैं 1 नॉट लिख रहा हूँ तो प्राइमरी लिख रहा हूँ, 2 नॉट लिख रहा हूँ तो सेकेंडरी, 3 नॉट लिख रहा हूँ तो टर्शरी, ऐसे याद रखना इस चीज को आप। ये साइन है मतलब प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए। अब क्या हुआ कि ये जो काम हुआ था, प्राइमरी oocyte जो था, ये प्राइमरी oocyte कब तक प्राइमरी oocyte रहेगा? उस फीमेल का बर्थ हो गया था, उस फीमेल का पूरा चाइल्डहुड खत्म हुआ, और जैसे ही फीमेल ने प्यूबर्टी अटेन की, तो प्यूबर्टी अटेन करने के बाद में क्या किया गया? गोनेडोट्रोपिन, एफएसएच को और एलएच को रिलीज किया गया होगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीज हुए होंगे। तो इसमें से जो एफएसएच है, वो एफएसएच ने क्या किया? उस सेल साइकिल को आगे कंटिन्यू करवाया। मतलब वो पहले कभी रुका हुआ था, कब? मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 का डिप्लोटीन वाली स्टेज पे ये रुका हुआ था। ठीक है। अब ये क्या करेगा? डिप्लोटीन के बाद में डाइकाइनेसिस कंप्लीट करेगा। डाइकाइनेसिस कंप्लीट करने के बाद में एनाफेज 1 कंप्लीट करेगा, सॉरी मेटाफेज 1 कंप्लीट करेगा, एनाफेज 1 कंप्लीट करेगा और टीलोफेज 1 कंप्लीट करेगा, और एंटर कर जाएगा किसमें? मियोसिस सेकंड में। और मियोसिस सेकंड में करने के बाद में ये आएगा मेटाफेज सेकंड में, और यहाँ के सेल साइकिल फिर से सेकंड अरेस्ट पे आ जाएगी। और जब ये सेकंड अरेस्ट पे होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी oocyte। क्या कहेंगे? सेकेंडरी oocyte। तो ये जो oocyte मैंने आपको बताए, इन्हीं oocyte को सराउंड करती है फॉलिकुलर ग्रेनुलोसा लेयर। जैसे यहाँ पे अंदर oocyte है, अब ये oocyte आइदर इट कुड बी प्राइमरी और सेकेंडरी, it depend upon the phase of cell cycle in which it was arrested. If it was in this stage, then it will called primary oocyte. If it is arrested in meiosis second, metaphase second, then it is called secondary oocyte. Clear है मेरी बात? And this oocyte is surrounded by granulosa layer. ये ग्रेनुलोसा लेयर से सराउंड होती है ना, या ग्रेनुलोसा सेल कह लीजिए आप इन्हें। ये दोनों मिलाके oocyte और ग्रेनुलोसा फॉलिकल कहलाता है। तो ऐसे ही मिलियंस ऑफ फॉलिकल जो है फीमेल के अंदर बर्थ से पहले बनते हैं, लेकिन उस मिलियंस में से मतलब प्यूबर्टी आते आते या बर्थ होते होते बहुत सारे डिजेनरेट हो जाते हैं। फीमेल के अंदर जो लास्ट में फॉलिकल का नंबर बचता है ना, वो 60 to 80,000 बचता है। कितना? मतलब मैं बता रहा हूँ क्या, देखना इधर, देखना ध्यान से देखना इधर, अब कॉन्सेप्ट बन जाएगा एक।
मैं बता रहा हूं क्या कि बिफोर बर्थ जो था, बिफोर बर्थ मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स वर प्रेजेंट इन ओवरी, ओवरी के अंदर मिलियंस में प्रेजेंट थे, लेकिन आफ्टर बर्थ मैनी ऑफ देम डीजनरेटेड, या मोस्ट ऑफ देम लिख दो तो ज्यादा बेहतर है, डीजनरेट एंड ओनली 60 to 80,000 फॉलिकल्स रिमेन इन द, जो 60 से 80,000 फॉलिकल है ना, इनमें से 6 से 8 फॉलिकल हर मंथ मैच्योर करते हैं। मतलब कहने का ये है, जैसे सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉलिकल है, इसमें से जिनको भी सबसे ज्यादा अमाउंट में एफएसएच मिल जाएगा वो तो आगे मैच्योर होगा, बाकी सारे डिजेनरेट हो जाते हैं। तो इसीलिए फीमेल के अंदर 8 फॉलिकल्स में से, मतलब 8 फॉलिकल तो बिगड़ने हैं हर मंथ। अच्छा, नंबर फीमेल के अंदर लिमिटेड है, मेल के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी लाइफ टाइम चलता रहता है, लेकिन फीमेल में मेनोपॉज होता है, नाम सुना होगा आपने, ठीक है, मेनार्क और मेनोपॉज सुना है। मेनार्क वो टर्म है जो फीमेल जब सेक्सुअल मैं कहूँ तो मैच्योरिटी जब अटेन करती है, दैट टर्म इज नोन एज मेनार्क। और एक एज आती है पर्टिकुलर 40 to 45 ईयर्स या 50 ईयर्स ऑफ एज, जब मेनोपॉज हो जाता है, मेनोपॉज के बाद उसकी सारी रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप हो जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, अबे हंसना नहीं है, बहुत मारूंगा तेरे को पकड़ के, ठीक है, किसी और बात पे हंस बेटा, मेरी बात सुनो, जब हम लोग पढ़ रहे होते किसी और बात को लेके, देखो मेरी बात सुनो, किसी और बात को लेके तुम हंस रहे हो, अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, अब मेरे को क्या लगेगा कि तुम यार इस बात को सोच के दिमाग में कुछ गलत सोच रहे हो फिर हंस रहे हो, मारूंगा पकड़ के यार, हंसी मेरे को भी आती है भाई, मैं भी तो इंसान हूँ यार। तो इसलिए गंभीर रहा करो ताकि मैं भी गंभीर रहूं, ठीक है। अगर तुम थोड़ा सा भी हंसोगे तो मेरी हंसी छूट जाएगी तुरंत। मैं अपनी हंसी को कई बार जो है, जब आने वाली होती है तो मैं अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हंसी नहीं आती, मेरे को आ जाती है हंसी भी, लेकिन कंट्रोल करनी पड़ती है भाई, कंट्रोल किया करो, अपने दिमाग को ज्यादा मत चलाया करो ऐसे समय में। अरे टॉपिक के ऊपर ध्यान दो, मैं यहाँ पे फॉलिकुलर एट्रेसिया बताने वाला हूँ, यहाँ पे वो बोला कुछ और याद आ गया मुझे, बोला मैं हंस दिया, और टेढ़ी टेढ़ी स्माइल दे रहा है गंदी सी ऐसी, टेढ़ी टेढ़ी स्माइल दे रहा है बैठ के मुझे, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मैंने क्या बताया कि हर मंथ 6 से 8 फॉलिकल्स मैच्योर होना शुरू करते हैं, इनमें से 60 से 80,000 फॉलिकल में से, लेकिन इसमें से केवल एक ही मैच्योर हो पाएगा, रिमेनिंग डीजनरेट हो जाएंगे। तो आप ये सोचिए, फीमेल के अंदर ईच मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, जब हर मंथ ओव्यूलेशन होगा, हर मंथ में 8 फॉलिकल खत्म होते चले जाएंगे, तो मंथ के हिसाब से आप काउंट कर लीजिए, 6 से 8 फॉलिकल पर मंथ, 40-45 के आसपास आते हुए सारे फॉलिकल यूटिलाइज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, सेचुरेट, उसके बाद है ही नहीं फॉलिकल उनके अंदर। इसीलिए वहां पे जो है ये जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, इनका जो रिलीज है वो ना के बराबर हो जाता है। क्यों है ऐसे यार, ये क्या मतलब है? इसलिए अच्छा, हाँ लेनी तो पड़ेगी, लेकिन अब ये नहीं कर सकते, ये तो नेचुरल है बेटा, ये तो नेचुरल है, ऐसे इसमें हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते ना, ऐसा बोल सकते, ठीक है। वी ऑल्सो हैव पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, तो वी शुड रिस्पेक्ट ऑल, ठीक है। माफी मांगो भगवान से और उन सारे बड़े बूढ़ों से जिनके लिए तुमने खूसट बोला, ठीक है। अब देखिए कैसा होता है बेटा, जैसे एज 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 बढ़ती है ना, इंसान के अंदर इरिटेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे मैं 30s में हूँ, मेरा सोशल इंटरेस्ट बहुत कम हो गया लोगों से, मतलब मैं अपने आप में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, मेरे को ज़्यादा सोशल, या मेरे को पता है कि हर चीज़ के अल्टीमेट रिजल्ट्स आई नो, लेकिन जो नए बच्चे होते हैं उनको चाहिए एडवेंचर, दे वांट एडवेंचर इन देयर लाइफ, दे हैव क्यूरियोसिटी,
एक्साइटमेंट, देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो उनके दिमाग में होती है, उस चक्कर में वो लफंडरगर्दी करते हैं। लेकिन विद एज उन्हें पता रहता है अरे इससे तो कुछ नहीं होना, जो जो होना है वो करना है, फिर गंभीर होना है। तो विद एज ना उसके पास तजुर्बा इतना हो जाता है 50s में पहुंचने के बाद ना, मतलब मेल हो चाहे फीमेल हो, उसे अगर कोई उलझुल सा काम करता हुआ दिखाई देना तो उसे रहेगा क्या फालतू है, बेवकूफ है ये, मतलब उसको देखते ही मतलब बेवकूफ कह देगा जैसे। तो ये उनकी एक एक्सपीरियंशियल प्रॉब्लम है जो उनके साथ ज्यादा ओवर एक्सपीरियंस हो जाता है लाइफ को जीते 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 जीते। कुछ होते हैं जो 50s में भी नहीं सुधरते कुछ ऐसे होते हैं जो 50s तक भी वो एक्सपीरियंस से नहीं सीखते हैं। तो वो नहीं है बेटा, अलग अलग मैटर है। इधर देखिए, है सॉरी, अरे बस तुम लोग अपना प्यार बनाए रखो मेरे ऊपर ठीक है। इधर देखो, अब यहाँ पे 6 से 8 फॉलिकल थे। इस 6 से 8 फॉलिकल में से मैंने बताया एक फॉलिकल जिसको एफएसएच ज्यादा मिलेगा वो मैच्योर होगा, बाकी सारे डिजेनरेट हो जाएंगे। यही कारण है फीमेल के अंदर क्या होने का, मेनोपॉज आने का। आगे मेरी बात समझ में, मेल के अंदर कभी ये मेनोपॉज जैसा कुछ टर्म नहीं होता। मतलब मेल के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस टिल ओल्ड एज, सैनिटी उसके लिए टर्म यूज किया जाता है, सैनिटी, मतलब जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस चल रहा है। लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा नहीं है, फीमेल्स के अंदर मेनोपॉज होगा और उसका रीजन मैंने बता दिया। मतलब इनके साथ थोड़ा सा गलत हुआ भगवान ने, देखो मतलब मिलियंस में से पहले 1000 छोड़े और 1000 में से भी खत्म कर दिए बेमतलब, भाई कोई क्वेश्चन नहीं है बस इसका। और अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं फीमेल के अंदर जो एक्सप्लेन नहीं की जा चुकी, मतलब फीमेल्स आर कॉम्प्लेक्स, मतलब अभी पढ़ेंगे हम लोग 12th में। हाँ अरे मतलब सीरियसली उनका हार्मोन रेगुलेशन बड़ा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है फीमेल के हार्मोन रेगुलेशन के ऊपर। तो फीमेल्स को आप नहीं समझ सकते, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड देम, ठीक है। अब तो अब नहीं पढ़ पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाओगे बेटा तुम, तो अभी की बात सुनो, ठीक है। इधर देखो, पढ़ के भी कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं नथिंग। मैं कई हजार घंटे पढ़ाया है, कुछ नहीं हो पाया लाइफ में। इधर देखो, अब क्या होगा, ये दोनों बातें समझ में आई। तो अब ये वापस आ जाते हैं इस वाले हिस्से में। यहाँ पे ये बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल बना दिए मैंने। अच्छा, फॉलिकल्स की भी कैटेगरी होती है, यहाँ पे फॉलिकल्स की भी कैटेगरी होती है, और फॉलिकल के मैच्योरेशन को कराने में एफएसएच का रोल है। याद रखना, एफएसएच नाम ही है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या करेगा, ये प्राइमरी फॉलिकल, अच्छा प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी तो oocyte होगा और उसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा लेयर होगी, ठीक है। ऐसे ही फिर यही एफएसएच मिलेगा तो ये सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। सेकेंडरी फॉलिकल बनने के बाद में यहाँ पे वो अभी भी प्राइमरी oocyte ही है इसके अंदर। और मैंने आपको बताया था फॉलिकल और oocyte दोनों अलग अलग चीजें, फॉलिकल oocyte और ग्रेनुलोसा से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे ये हो गया, ये ग्रेनुलोसा लेयर की थिकनिंग और कर दो थोड़ी बहुत, ये हो गया। अब ये बन गया आपका टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल जो होता है, इस टर्शरी फॉलिकल के अंदर यहाँ पे अब की बार सेकेंडरी oocyte होता है, oocyte। अच्छा, इस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक लेयर आ जाती है जिसे जोना पेलुसिडा कहा जाता है। क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। और ध्यान से देखिएगा इधर, यहाँ पे इसके चारों तरफ 2 लेयर और आ जाती हैं, थीका लेयर, और यहाँ पे एक एंट्रम या एंट्रल फॉलिकुलाई नाम की चीज हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो थीका लेयर आई है बाहर, ये रिलीज करती है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, इसने रिलीज किया किसको, एस्ट्रोजन को। और ये एस्ट्रोजन जो होता है ना, ये एफएसएच का दुश्मन है, एलएच का साथी है। मतलब ये जब भी फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन बढ़ेगा वो एफएसएच को वो करता है इनिबिट, और एफएसएच को वो करता है, उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कह लो आप उसे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एस्ट्रोजन है ये एफएसएच को तो कर देगा कम, एस्ट्रोजन बना। और देखो कुदरती बात देखो, इस एस्ट्रोजन को बनाने में एफएसएच का रोल था, एफएसएच की वजह से एस्ट्रोजन आया था, और एस्ट्रोजन ने आके एफएसएच को बंद कर दिया, गद्दारी कर बे ठीक है। तो यहाँ पे गलत कर दिया इसने, एस्ट्रोजन ने। अब यहाँ पे एफएसएच कम हुआ और एलएच बढ़ गया। अब एलएच बढ़ने से क्या होगा, ये जो फॉलिकल तैयार हुआ था ये अब बन जाता है सबसे मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। क्या बन जाएगा,
ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर ये जो बढ़ा हुआ LH है, जिसको साथ दिया था एस्ट्रोजन ने, तुम बढ़ो, ये क्यों बढ़ाया गया था? तो उसका मकसद था, बोला लो LH सर्च करना है तुम्हें अब, और LH सर्च करने के बाद में इस ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ दिया गया, और तोड़ने के बाद में यहां से जो सेकेंडरी oocyte था उसको निकाल दिया गया बाहर, सेकेंडरी oocyte को बाहर निकाल दिया गया। किसने निकाला? LH ने। कह दिया LH सर्च, हो गया ओवुलेशन। ओवुलेशन होने के बाद में ये क्या बचे? खोखला बच्चा इस ग्राफियन फॉलिकल का, तो ये क्या बच्चे? इसे कह देंगे रिमेन्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहेंगे इसे? रिमेन्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ये क्या करेंगे? ये एक और चीज बनाएंगे, ये ऐसे करके ये बना लेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनाएंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा प्रोजेस्टेरॉन, और अब यही प्रोजेस्टेरॉन, इनिशियली प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा, लेटर ऑन ज्यादा अमाउंट में शुरुआत में प्रोजेस्टेरॉन बनेगा, बाद में एस्ट्रोजन भी बनता है थोड़ा बहुत इससे, ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोजन नहीं बनेगा, एस्ट्रोजन भी बनेगा। अब ये क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम ये वेट करता है फर्टिलाइजेशन का। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम आगे सस्टेन करेगा, लगातार प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता रहेगा। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ऑब्वियस सी बात है इम्प्लांटेशन होगा, और इम्प्लांटेशन अगर होगा तो एंडोमेट्रियम का मेंटेन होना जरूरी है, और एंडोमेट्रियम का मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है। अगर ये नहीं तो एंडोमेट्रियम नहीं, तो कॉर्पस ल्यूटियम की मजबूरी है, मुझे रुकना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? और अगर कॉर्पस ल्यूटियम खत्म तो एंडोमेट्रियम तुरंत शट डाउन, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट। ये पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। और मैंने आपको कल कभी बताया भी था, शायद दूसरे बैच में बताया या आपके बैच में बताया हो, कि अगर फीमेल के अंदर इंड्यूस्ड अबॉर्शन किया जाता है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन जिसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, उसमें एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल दी जाती है। एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल इसलिए दी जाती है क्योंकि वो प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट को खत्म कर देती हैं, और अगर प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट खत्म हो गया तो एंडोमेट्रियम तुरंत शट डाउन होगी, फीमेल के अंदर इमीडिएटली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है आफ्टर टेकिंग दोज पिल्स। क्लियर है मेरी बात आपको कि जो कंपोजिशन है उसका क्या है, और वो हार्मोनल रेगुलेशन के साथ कैसे जुड़ रहा है? क्लियर है मेरी बात सभी को? तो ये तो रही बात इसकी फीमेल की। तो फीमेल के अंदर यहाँ पे जो सेक्स हार्मोन है वो ईस्ट्रोजन है। ईस्ट्रोजन क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन। जैसे जो काम टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर करेगा वो ही काम ईस्ट्रोजन फीमेल के अंदर करेगा। मतलब मेल के अंदर मस्कुलाइन कैरेक्टर ला रहा था टेस्टोस्टेरोन, तो फीमेल के अंदर फेमिनाइन कैरेक्टर्स लेके आएगा ईस्ट्रोजन। लेकिन जो प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या करेगा? तो प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। इसका काम है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना, और अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उस दौरान उसके मिल्क एल्वुलाइज मतलब मेमोरी ग्लैंड के अंदर एल्वुलर डक्ट का डेवलपमेंट करवाना। क्लियर है मेरी बात आपको? तो इसीलिए इसे हम लोग प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन नाम दे देते हैं। क्लियर है? तो अब आपको करना क्या है? अब आपको पहले ये दोनों लिखने हैं, उसके बाद में मैं आपको प्रिसाइजली इनके फंक्शंस करवाऊंगा। देखिए यहाँ पे एक बात और याद रखना कि ये जो एस्ट्रोजन है, इस एस्ट्रोजन को हम कह देंगे फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन है तो फीमेल के जो कैरेक्टर्स हैं, फेमिनाइन कैरेक्टर्स, वो सारे के सारे लाएगा। हाँ, फेमिनाइन कैरेक्टर। फेमिनाइन कैरेक्टर की एक सबसे खास बात होती है क्या? हाई पिच वॉइस। हाई पिच वॉइस जानते हो कैसी वॉइस होती है? पीपनी वाली आवाज, जो जोर से चिल्लावे तो कान के पर्दे फट जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, महिलाओं बुरा मत मानना मेरी बातों का। कभी बोलो तुम में से कोई फेमिनिज्म तुम्हारा जागे, बोला तुमने हमारी आवाज को पीपनी बताया। नहीं बेटा, अच्छी आवाज होती है, मधुर संगीत। अब फेमिनाइन कैरेक्टर्स का होगा हाई पिच वॉइस। हाई पिच वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, हेयरलेस स्किन और सेक्सुअल बिहेवियर। ये काम है इसके एस्ट्रोजन के। तो ये प्रोजेस्टेरॉन याद रखना है इसके बारे में,
इट वॉज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम को कहिएगा कि एक टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो थोड़े टाइम के लिए बनती है और उसके बाद खत्म हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आप तो देखो आंसर मिल गया आपको मेरे आपके क्वेश्चंस का। वेरी गुड बेटा। सिक्रेटेड बाय कॉर्पस लूटियम एंड progesterone is also known as pregnancy hormone as it have role maintaining endometrial lining of uterus। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ alveolar sac in mammary gland। ये काम हो जाते हैं प्रोजेस्टेरॉन के। सभी को क्लियर है कि क्या हुआ प्रोजेस्टेरॉन? और याद रखना, एस्ट्रोजन किसका दुश्मन था? एफएसएच का। प्रोजेस्टेरॉन दोनों का दुश्मन होता है। प्रोजेस्टेरॉन ना एलएच को पसंद करता है ना एफएसएच को। जब बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा, एलएच एफएसएच 0 पे चले जाते हैं। और इसलिए किया जाता है, कारण सुन लीजिए, इसका कारण भी है, हर चीज का कारण है। कारण इसका ये है, सपोज करो एक बार मेंस्ट्रुएशन ओवुलेशन हो गया, एक बार ओवुलेशन हो गया तो ऑलरेडी एक oocyte है ना, तो पहले उसी oocyte का फर्टिलाइजेशन हो के इम्प्लांटेशन हो। अब उसी दौरान में दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल पैरेलली स्टार्ट हो जाए, तो दूसरी साइकिल, जब पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही आया, वो क्या करता है, एलएच और एफएसएच को खत्म कर देता है। क्यों? ना एफएसएच होगा ना फॉलिकल का डेवलपमेंट हो पाएगा, तो दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो लॉजिक है इसका। तो यहाँ पे ये लिख देना, प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट बोथ एलएच एंड एफएसएच। ये कॉन्सेप्ट आपको 12वीं क्लास में बड़ा काम देगा, ध्यान रखना। अब लिख सकते हो आप लोग, पहले गोनेट्स हेडिंग डालिए, टेस्टिस स्ट्रक्चर लिखिए और जल्दी जल्दी इसे लिखना चालू कर दीजिए।